डॉक्टर साहब खाना निपटाकर जैसे ही फ्री हुए तो देखा कि बीना उनके पीछे ही खड़ी है। अरे नहीं यार, अब आप मुझे ऐसे परेशान करेंगी? हर जगह हर समय आप ही दिखाई देंगी। बीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। डॉक्टर साहब यहीं नहीं रुके, पीछे हटकर काउच पर बैठ गए और बोलने लगे, जब आप हंसती हैं ना तो आपकी हंसी दिल में उतर जाती है। ऐसा लगता है जैसे हजारों मोती एक साथ बिखर गए हों और ढेर सारों गुलाब एक साथ महक गए हों। और जब भी आप यहाँ मेरे पास आते हैं ना तो मेरे दिल को अपने दिल पर हाथ रख के कहता है, मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती है। तभी वीना धीरे धीरे चलती हुई उसके पास चली जाती है और उसके हाथ पर जोर से चोटी काट लेती है। आउच! आप सच में हैं? वो चिल्लाया। आपको कोई वहम नहीं हुआ है, ये हम ही हैं और यहाँ हम अभी नहीं, शुरू से ही हैं। इसका मतलब आप सब बातें सुन रही थी? तो बीना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ। तो यहाँ आइए मेरे पास। उसने बीना का हाथ पकड़कर अपने पास बुला लिया। बीना उसके हाथों में वही पवित्र धागा बांधने लगी जो जाते समय धीरज ने उसके हाथों में बांधा था। ये क्या कर रही हैं आप? ये मैंने आपको बांधा था। हाँ, और देखिए ये धागे ने अपना काम कर दिखाया। मैंने भी बाबा से प्रार्थना की थी और उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली। तो हम ये फिर से आपके बांध देते हैं और आप बिल्कुल भी ना नहीं करेंगे। बीना ने धीरज के हाथ में वो धागा बांध लिया और वहाँ से जाने लगी। तभी धीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। अब बीना का एक हाथ उसके कंधे पर और दूसरा हाथ उसके सीने पर था और वो अपना चेहरा उसके सीने से टिकाए हुए खड़ी थी। एकदम से खींचने की वजह से उसके बालों का जूड़ा खुलकर उसके चेहरे पर बिखर गए थे। धीरज ने धीरे से उसके चेहरे पर से आहिस्ता से बालों को हटाया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे अपने करीब ले आया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। धीरज ने धीरे से कहा, आप जा क्यों रही हैं? यहीं मेरे पास बैठे रहिए ना। आपके बिना एक एक पल एक एक साल के जैसा लगता है। बीना ने कहा कि अभी जाएंगे तभी तो फिर से आपके पास आ पाएंगे, और अगर मैं ना कहूँ तो भी आप जाएंगी? धीरज ने उसके बालों को उसके कंधे से हटाते हुए कहा। बीना कुछ न कह सकी। उसने एक बार फिर से अपने पलकों को झुका लिया। तो धीरज ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा, बीना ने झुकी हुई निगाहों के साथ ही जवाब दिया। और फिर धीरज उसका हाथ पकड़कर उसके साथ ही अपने कमरे से बाहर आया। बालकनी में आने के बाद उसने बीना को अपने साथ ही झूले पर बिठा लिया। बीना धीरज की बाहों में कहीं खोसी गई थी। उसने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और बहुत देर तक दोनों एक दूसरे में यूं ही खोए ऐसे ही बैठे रहे। धीरज ने अपने मोबाइल में एक एफएम चालू कर दिया जिसमें एक ऐसा गाना बज रहा था जो उस समय उन दोनों की सिचुएशन को बयां कर रहा था। और इसी तरह बातें करते करते दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से जब बीना की आंखें खुली और उसने अपने आप को धीरज की बाहों में पाया तो शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। वो कुछ देर तक यूं ही धीरज को देखती रही और फिर वहां से अंदर आ गई और चुपके से अपने कमरे में आ गई क्योंकि अभी सुबह के 4 ही बज रहे थे। वैसे भी आज संडे था और सर्दियों में सुबह तो लेट ही होती थी और दोबारा से वो अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह जब धीरज की आंख खुली तो उसने झूले पर खुद को अकेले पाया तो उसने मन ही मन सोचा, अरे ये कब उठ गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। जब उसने देखा कि उसके ऊपर एक कंबल डला हुआ है तो उसने मुस्कुराते हुए उस कंबल को ही किस कर लिया जैसे वो कंबल नहीं बीना हो और वापस अंदर आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। दोनों ही मरीज सो रहे थे और सोते हुए दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। शायद अब भी वे दोनों सपने में एक दूसरे के साथ ही थे। बीना की नींद खुली कुकर की सीटी से। उसने फौरन ही घड़ी पर नजर डाली। हे भगवान, 8 बज गए। हे भगवान, आज हम इतनी देर तक सोते रहे। आंटी जी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? ये सब डॉक्टर साहब की वजह से हुआ है। न तो हम उनके साथ कल रात में इतना कहते कहते बीना कल रात की यादों में फिर से खो जाती है। उसके होठों पर एक भीगी हुई प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो फटाफट रेडी होकर कमरे से बाहर किचन की तरफ भागती है और राधिका जी को गुड मॉर्निंग विश करती है। राधिका जी बड़े ही कुछ एक्स्ट्रा प्यार से उसे गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है, बेटा सफर की थकान मिट गई? अब जी 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 आंटी जी, हम खुद को बहुत ही तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, कहते हुए उनकी मदद करने में जुट गई। बाहर पापा की आवाज़ आई, अरे भाई जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। बेटा आप ये ज़रा पोहा और चाय दादी के कमरे में ले जाओ, तब तक हम आपके अंकल जी को नाश्ता दे आते हैं। बीना ने खिड़की से बाहर देखा तो सच में बहुत ही तेज कुहा छाया हुआ था और अंकल जी इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं? ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? तभी राधिका जी वापस आ गई। आंटी जी,
अंकल जी इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हैं? जरूरी काम आगे पीछे भी तो हो सकता है ना, मौसम कितना खराब है। नंदकिशोर जी गेट के पास खड़े होकर ये सब सुन रहे थे तो वहीं से बोले कि बेटा बहुत जरूरी काम है, जब शाम को आऊँगा तो सबको बताऊँगा। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करना कि सब सही हो, आने वाले नए साल में सब मंगल हो। इतना कहकर वो निकल गए। बिना नासमझी वाले भाव से उन्हें बस देखती रही। राधिका जी ने उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अरे बेटा कुछ नहीं, चलो हम लोग भी चाय पीते हैं। और वह मुस्कुराते हुए बाहर चली आई। उधर धीरू भी अपने जिम में पसीना बहाया जा रहा था। इतनी ठंड में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा और एक साथ कई सारे मैसेजेस के नोटिफिकेशन आने लगे। डॉक्टर साहब के फेस पर एक कातिलाना हंसी आ गई। उन्होंने वापस कॉल बैक किया और अपने जिम में लग गए। ये तुमने बहुत गलत किया और इसका खामियाजा तुम्हें इस तरह से भुगतना पड़ेगा कि तू बहुत पछताएगा, वो मन ही मन सोचे जा रहा था। चाय और नाश्ता लेकर राधिका जी और बीना दोनों दादी के कमरे में ही पहुंच गई। सबने एक साथ नाश्ता किया और बीना खुद ही अपने घर के बारे में बातें करने लगी और बातों ही बातों में उसने सारी बातें बता दी। उसे देखने के लिए आए थे। उन सब के अजीबोगरीब व्यवहार के बारे में भी बताया, पर अजीत की बदतमीजी के बारे में नहीं बता पाई। उसे खुद ही बहुत अजीब लग रहा था, तो वो कैसे बताती। माँ ने कहा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, इस तरह के इंसान भी होते हैं। तो दादी ने कहा कि कितने भी रईस खानदान के हो, बदतमीज लोगों के घर में कभी भी रिश्ता नहीं करना चाहिए। इन सब बातों के बीच बीना एक बार फिर से उदास हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि अभी तक उसके पापा ने अजीत और उसके घर वालों को पूरी तरह से मना नहीं किया है। अगर पापा ने हाँ कर दी तो क्या होगा, ये सोचकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उधर तेज कोहरे को चीरते हुए नंदकिशोर जी धीरे धीरे अपनी गाड़ी को कानपुर की तरफ बढ़ा रहे थे। उनके साथ में एक सज्जन और थे। इधर धीरज भी बिना नाश्ता किए ही अपनी बुलेट को लेकर निकल गया। धीरज इतनी जल्दी में निकला कि किसी से भी वो बात नहीं कर पाया। आज छुट्टी वाले दिन भी क्या काम हो सकता है, बीना ने अपने मन में ही सोचा और फिर अपने काम में लग गई। दिन भर वो अपने कमरे को सेट करने में और कपड़े धुलने में बिजी रही और खाना खाकर सो गई। उन लोगों का तो पता नहीं, पर हमें तो बहुत ठंड लग रही है और हम चले अपने रजाई के अंदर। दोपहर से शाम हो गई, नहीं पापा आए और नहीं धीरज। घर में सब महिलाएं अपने अपने मन में ही अलग अलग ख्याली पुलाव बना रही थी, पर प्रकट भाव से कोई भी किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था। रह रहकर सबकी नजरें मेन गेट तक जाती और वापस लौट आती और फिर से किचन में आकर खटपट शुरू हो जाती। आज दादी का मन भी आस्था चैनल पर आने वाले सत्संग में नहीं लग रहा था। तभी अचानक से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई और माँ दौड़कर गेट के पास चली गई। पापा तो आ गए, बीना ने खुद से कहा, पर धीरज कहाँ रह गए। उसने घड़ी में नजर दौड़ाई तो देखा कि रात के 9 बज रहे थे। न कोई फोन न कोई मैसेज, कहाँ रह गए। पर अपने मन की बात वो फिलहाल किसी से भी नहीं कह रही थी। पापा फ्रेश होने के लिए भीतर चले गए और माँ किचन में चाय बनाने के लिए। तभी लैंडलाइन पर फोन बजने लगा। राधिका ने रिसीवर उठाकर हेलो किया तो उधर से आवाज आई, हेलो माँ। धीरू कहाँ है तू बेटा, टाइम देख जरा, सुबह का निकला है और अब तुझे फुर्सत मिली है, घर कब तक आएगा। पापा भी पूछ रहे हैं, क्या बोलूं मैं उन्हें। माँ जस्ट रिलैक्स, आई एम फाइन। और मैंने यही बताने के लिए फोन किया है कि मैं अभी कपिल के घर पर हूँ। बेटा इतने ठंड है बाहर, कपिल के घर से कब आओगे। मैं तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। माँ अब सब लोग खाना खा लो, मुझे देर हो जाएगी और वैसे भी मैं यहाँ खा चुका हूँ। अब मैं आज यहीं रुकूंगा, थोड़ा काम है, कल आता हूँ। ओके अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और सुबह आराम से आना, ज्यादा जल्दी मत आना। चलो रखती हूँ, गुड नाइट बेटा। ओके माँ, लव यू माँ, गुड नाइट। और फोन कट गया। और खाने के टेबल पर राधिका जी ने सबको बताया कि आज धीरज कपिल के घर पर ही रहेगा। कोई जरूरी काम बता रहा था तो दादी ने हंसते हुए कहा कि कोई जरूरी काम नहीं होगा, जरूर उन लोगों का कोई दूसरा प्लान होगा। पापा ने खाना खाते हुए कहा कि चलो ठीक है, कभी कभार मस्ती हो जाती है, वैसे भी उसे टाइम कहाँ मिलता है, पूरे दिन तो बिजी रहता है। और सब लोग खाना खाने लगे। मीना मन ही मन सोच रही थी कि सुबह के निकले अभी भी कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज आएंगे ही नहीं, कुछ खिचड़ी पक रहा है। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में चले गए। बीना अपने बुक के पन्ने पलट रही थी, पर उसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन अभी भी वहीं अटका हुआ था। इतने में उसके मोबाइल पर कॉल आने लगा। डॉक्टर सड़ू कॉलिंग। बीना के फेस पर शरारती स्माइल फैल गई और उसने फोन पिक करते हुए कहा, आखिर आपको मिल गई फुर्सत हमसे बात करने की। सॉरी, मैं आपको बिना बताए जल्दी में चला गया था। ऐसे भी क्या बात थी जो आप बिना खाए सुबह सुबह ही निकल ली है। बहुत जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। अच्छा जरा हमें भी तो बताइए, ऐसे भी कौन सा जरूरी काम था। वो मैं कल बताऊंगा, पर एक बात मैं अभी बता सकता हूँ। अच्छा वो क्या। कल जो कपिल ने हरकत मेरे साथ की थी ना, बेचारा उसके डर से आज सुबह से ही मेरी हर बात मान रहा है।
और अभी भी मुझसे बचने के लिए बाहर अपनी माँ को उल्टी सीधी बातों से पका रहा है। अब जाने भी दीजिए, अब कितना परेशान करेंगे। आफ्टर ऑल वो आपके दोस्त है और दोस्तों में इतना हंसी मजाक सताना तो चलता ही है। ऐसे कैसे? कल उसकी वजह से मेरी बैंड बजी थी, आज उसका नंबर है। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा मैं। और कितना परेशान करेंगे उन्हें, बेचारे सुबह से तो आपके इशारों पर नाच रहे हैं और अभी भी बाहर इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। अब माफ भी कर दीजिए उन्हें ना प्लीज। चलो ओके, अगर आप कह रही हैं तो माफ किया। अच्छा ठीक है, अब हम रखते हैं, हमें नींद आ रही है। रियली? आपको नींद आ रही है? मेरी तो कल रात से ही नींद उड़ी हुई है। तो इसमें हम क्या करें? ये आपकी प्रॉब्लम है, आप जाने। अगर आप ऐसे कहेंगी ना तो फिर मुझे अभी आना पड़ेगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किसकी प्रॉब्लम है। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे मेरा सच में मन हो रहा है ना कि मैं आपके पास आ जाऊँ और कल की तरह ही आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। वैसे कल आप मुझे बिना बताए क्यों चली गई थी? बताकर जाते तो आप जाने देते हमें? मेरा बस चले ना, आपको अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर न जाने दो। थोड़ी देर तक दोनों और खामोशी रहती है, शायद दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। और धीरज ने फोन पर ही बीना को किस कर लिया। बीना अब भी खामोश थी। क्या हुआ बीना? हाँ डरिए मत, फोन पर भी मैंने सिर्फ माथे को ही किस किया है। आई नो माई लिमिट वेरी वेल। हम जानते हैं, हम तो बस आपको अपने पास महसूस कर रहे थे। आई लव यू सोनम, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। बीना अपने आंखों को बंद किए हुए ही उसके कहे एक एक शब्द को अपने रूह में उतार रही थी। तो बीना ने भी धीरे से सेम टू यू कह दिया। ये क्या, मैंने इतना लंबा चौड़ा कन्फेशन किया और आप बस सेम टू यू। हाँ अभी आप इसी से काम चला लीजिए, हमें सच में नींद आ रही है। सो लीजिए आपको जितना भी सोना है, क्योंकि बाद में आपकी नींद फिर मेरे पास रहेगी। और इसी तरह वो बहुत देर तक मोबाइल को देखता रहा। जब बहुत देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने समझ लिया कि बीना सो गई है और वो हंसते हुए कहा, पागल लड़की, सच में सो गई मेरी नींद खराब करके। और फिर उसने कपिल को आवाज लगाई, आजा बेटा, सोना नहीं है क्या? कपिल ने धीरे से कहा, सोना तो है, पर तेरा क्या भरोसा, सोने के बाद भी तू मेरी बैंड बजा दे। साले तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तू बच गया। क्या सच में? तुमने मुझे माफ कर दिया? कपिल ने आश्चर्य से पूछा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ फिलहाल तो, पर जब अगर तुमने फिर से ऐसी वैसी कोई भी हरकत की ना तो बस, तो सारा हिसाब क्लियर, वो भी सूद समेत। हो थैंक यू माय ब्रो, माय स्वीट ब्रो। कपिल जीते अपने आवाज में चीनी घोल सकता था भरपूर घोला और गले से लगा लिया। धीरज ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा कि ओए क्या कर रहा है, मैं तेरी जैसा नहीं हूँ। वैसे भी मैंने तुझे माफ बीना के कहने पे किया है। ओहो, अब समझा कि इतनी आसानी से अपने शिकार को छोड़ने वाले नहीं, पर तू मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ रहा है? ये कमाल तो भाभी का है, कपिल ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। तो धीरज ने कहा कि ना मुन्ना ना, थोड़ा सा प्रसाद तो तुझे मैं अभी भी दे सकता हूँ। इतना कहकर वे दोनों आपस में भिड़ गए और देर रात तक उनकी नौटंकी चालू रही। सुबह बीना को कॉलेज के लिए निकलना था, इसीलिए वो फटाफट चाय बनाकर रेडी हो गई। अभी राधिका किचन में आई। बेटा आप पहले रेडी हो जाओ, फिर मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तो बीना ने कहा कि आंटी जी हमने नाश्ता की तैयारी कर ली है, आप बस सबको फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर आने के लिए बोलिए। वैसे भी हमें कॉलेज अब 9:30 बजे जाना है और अभी हमारे पास पूरा 1.5 घंटा है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ, राधिका ने कहा और वहाँ से दादी के कमरे की तरफ चली गई। नंद किशोर जी टेबल पर बैठते हुए बोले कि वाह भाई, बड़े कमाल की खुशबू आ रही है। अरे भाई क्या बनाया है नाश्ते में आज? तो दादी ने कहा कि जो भी बना है मुझे तो दलिया ही खाना पड़ेगा। तभी बीना ने कहा कि आज आपको दलिया नहीं खाना पड़ेगा, और उनके सामने गर्मा गर्म प्लेट में इडली और सांभर रख दिया। और फिर क्या था, दादी का चेहरा देखने लायक था, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी खुशी वाली मुस्कान थी उनके चेहरे पर। बीना ने कहा कि दादी जान आप खूब खाओ, ये आपके लिए हल्का है। माँ और पापा दादी का रिएक्शन देखकर बिना हंसे रह नहीं पाए। दादी बिना उन लोगों का रिएक्शन देखे अपने काम में लगी हुई थी। सब लोगों ने नाश्ता किया और बिना बर्तन समेटने लगी। तो राधिका ने मना करते हुए कहा, अरे बेटा अब आप रहने दो, सब तो आपने कर ही दिया, ये मैं कर दूंगी। बीना ने राधिका को प्यार से वहाँ से ये कहते हुए भेज दिया कि आंटी जी अब आपको ही सब करना है, हमने तो सिर्फ नाश्ता बनाया है, पूरे दिन आप ही सब करेंगी और अब तो शाम को ही आपकी हेल्प कर पाएंगे हम। राधिका ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि अरे बेटा आप जो भी करती हैं वही हमारे लिए बहुत है, बाकी तो सब सुमन ही निपटा जाती है। थोड़ी देर में बीना सबको बाय बोलकर कॉलेज के लिए प्रस्थान कर गई और सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं।
और उधर कॉलेज में आज बीना बड़े दिनों के बाद सबसे मिल रही थी, खास तौर पर नेहा से। और नेहा मैडम को सब कुछ जानना था कि उसके घर पर क्या क्या हुआ। अरे मेरी शताब्दी एक्सप्रेस, थोड़ा रुक तो सही, जरा मुझे 2 घड़ी चैन तो लेने दे, फिर बता रही हूँ मैं सबको। हम कहाँ भागे जा रहे हैं? बीना ने नेहा को चेयर पर बिठाते हुए कहा। अरे तू बताना, कैसा था वो लड़का? चार्म एंड हैंडसम या फिर टॉल एंड गुड लुकिंग? अरे बताना, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। अधीर होकर पूछी जा रही थी तो बीना ने रूखा सा जवाब दिया। वो टॉल था और डार्क भी था, पर मस्त नहीं था। हैं? ये कैसा जवाब है तेरा? नेहा ने कंफ्यूज वाले रिएक्शन के साथ बीना को देखा। अरे यार फिर से बताना, ये कैसा इंट्रोड्यूस हुआ? ओफो यार, वो लड़का अजीब था और उसकी वो फैमिली उससे भी ज्यादा अजीब। एक नंबर के पैसों की लालची, निहायती घमंडी और बदतमीज लोग थे। और वो अजीत, वो एक नंबर का मैनरलेस वाहियात लड़का था। और फिर बीना ने नेहा को सारी बातें डिटेल से बता दी। ओ नो, उसने इतनी घटिया और वाहियात हरकतें की और तुम सिर्फ रोकर रह गई। नेहा ने आग बबूला होते हुए कहा। लगाना चाहिए था ना उसी समय उसके कान के नीचे एक, और उसकी सारी वाहियात बातें उसकी अम्मा और उसके परिवार वालों के सामने तुझे बोल देनी चाहिए थी। उन्हें भी तो पता चलता कि उनका सुपुत्र कितना गुणी है और उसे लड़कियों से बात करने की कितनी तमीज है। साला ब्लडी रास्कल, पिच टॉक। और भी न जाने कितनी गालियां देती रही नेहा उस अजीत को। वो और भी देती अगर बिना उसके मुंह पर हाथ न रख देती। अरे बस कर यार हमारी फूलन देवी, तू लड़की होकर गाली देती है? हद है, मतलब कतई पागल लड़की है तू, उसमें भी टीचर। अरे कम से कम अपने नौकरी के ताजिब के हिसाब से तो बिहेव कर। तूने किया ना अपने नौकरी के ताजिर के हिसाब से बिहेव, वही बहुत है। और लड़की होने के नाते चुप भी रह ली ना, क्या कर लिया तूने? इसीलिए वो लड़का तुम पर ब्लेम कर रहा है। तुमने ही उससे सही से बात नहीं की और उसकी इंसल्ट दी, जबकि सच्चाई कुछ और है। चलो अब छोड़ो भी ना, वैसे हमने पापा से बात कर ली है कि हमें ये शादी नहीं करनी है और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमारी इच्छा के बिना हमारी शादी की बात उस घर में आगे नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा चलो, हम तुम्हें एक अच्छी सी कॉफी पिलाते हैं। और कॉफी की बात सुनकर नेहा का बिगड़ा हुआ मूड सही हो गया और दोनों सहेलियां कॉलेज के पास ही बने एक कैफे शॉप में चली गई। बीना ने 2 कॉफी ऑर्डर किया और नेहा से फिर से बातें करने लगी। तभी बीना के फोन पर एक मैसेज फ्लैश होता है, जिसे देखकर बीना के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल फैल जाती है। मैसेज डॉक्टर साहब का था, जल्दी घर आ जाइए। नेहा का ध्यान अपनी कॉफी पर था। बीना ने कॉफी के कप में चम्मच घुमाते हुए नेहा से कहा कि वैसे हमें तुम्हें कुछ और भी बताना है। नेहा ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा कि यार आई एम लिसनिंग, आई इन लव। बीना ने ब्लश करते हुए धीरे से कहा। नेहा चौंक गई और उसके मुंह की कॉफी बाहर आते आते बची। बीना ने कहा कि अरे क्या कर रही हो, आराम से संभाल कर पीना, इतनी गर्म भी नहीं है। नेहा ने मुंह साफ करते हुए कहा कि जब तू 440 वोल्ट का झटका देगी तो ऐसा ही होगा ना। अनबिलीवेबल, तू मतलब प्यार में, आई मीन तुझे प्यार हो गया? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। नेहा लगभग चिल्ला रही थी और आसपास के टेबल पर बैठे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। नेहा ने उसका हाथ दबाते हुए कहा कि क्या पागलपन कर रही है तू, सब लोग तुझे ही देख रहे हैं। अरे तो देखने दे, हाय मैं मर जावा कॉफी पी के, क्योंकि गुड़ तो यहाँ है ही नहीं। कोई भी ना, प्यार तो तुझे हुआ है और पागल मैं हुए जा रही हूँ। पागल हुए जा रही हूँ का क्या मतलब है? तुम तो पहले से ही पागल हो। बीना ने कहा। ऐ छोरी, अब लगे आज छोरे का नाम ही बता दे। क्यों तो मैं जानू से कि छोड़ा कोई मामूली तो होड़ू से घड़ो चोखो हवे से। जो अपना मुंह खोल और नाम बता मन्ने। नेहा ने मस्ती करते हुए कहा। वो बिना सोच ही रही थी कि नाम कैसे बताए। उसके यहाँ उनका नाम जो नहीं लेते थे, तो नेहा को फिर से मस्ती सूझी। कहीं छोरे का नाम यो से किसो नाम से? अब के करे जा सके से, तन्ने पसंद से तो सब ठीक ही से। बीना ने कहा कि कुछ भी। हाँ, वो अब जिनके घर में हम रहते हैं ना, वो डॉक्टर साहब। ओहो, इसका मतलब घर में रहते रहते हम आपके दिल में रहते हैं वाला सीन हो गया। नेहा ने बीना को छेड़ा तो बीना नकली गुस्सा होते हुए बोली, नेहा की बच्ची, इसलिए हम तुझे कुछ नहीं बताते हैं, समझी? अच्छा यार सॉरी, वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। वैसे मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ बीना। अमित, धीरज तेरे लिए बहुत सही है और बहुत ही अच्छा लड़का है। फिर थोड़ा देर रुककर बोलती है, वैसे यही नाम है ना? तो बीना शर्मा कर हाँ कर देती है। हाय मार छोड़े पापड़ वाले नो। नेहा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि हाय। लड़की तो शर्मा गई और उसने बीना को जोर से हक कर लिया। तो बीना कहती है कि अच्छा मेरी माँ, अब ये नौटंकी बंद करो और चलो, आज तो देर हो गई। ओए होए, घर जाने की बड़ी जल्दी है मैडम को। नेहा ने उसे छेड़ा तो बीना ने उसे कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आंटी जी परेशान हो जाती हैं और हमें बेवजह किसी को भी परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। ओहो, तो सासू माँ भी फुली इम्प्रेस्ड है अपनी बहुरिया से। नेहा ने उसे कोहनी मारी तो बीना ने उसके कान खींचते हुए कहा,
ऐसा नहीं है, वो सभी के लिए इतना ही परेशान होती हैं। सबकी वो उतनी ही केयर करती हैं जितनी वो मेरी करती हैं, और इसीलिए हम अक्सर अपनी माँ को उनमें ढूंढ ही लेते हैं। बिल्कुल हमारी माँ जैसी है वो। अब अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो अब चले। बीना ने अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा तो नेहा ने हंसते हुए बोली, हाँ जी चलिए। पहुंचकर देखा तो धीरू, माँ और दादी बाहर गार्डन में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे और पापा अपने कॉलेज की वार्षिक पत्रिका पढ़ने में मगन थे और वो सीधे वहीं आ गई। दादी की तरफ खाली चेयर पर बैठ गई। वैसे एक चेयर धीरज की तरफ भी खाली थी, जिसे धीरज ने जानबूझकर खाली छोड़ रखा था, पर बीना वहाँ नहीं बैठकर दादी के पास बैठ गई और धीरज का मुंह बन गया। क्या बात हो रही है, हमें भी बताइए, क्योंकि आप लोगों की आवाज हमें बाहर तक सुनाई दे रही थी और हमें ऐसा लग रहा है कि जरूर कोई खुशी की बात है। अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता, दादी ने पूछा। तो सोनम ने कहा, आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, खुशी की बात तो बिल्कुल है, राधिका जी ने कहा। तो बीना ने कहा कि अब बता भी दीजिए, हम और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, कृपा आ रही है कुछ दिनों के लिए, इस बार नंद किशोर जी बोले। सच में अंकल जी, बीना उत्साहित होकर बोली। हाँ, वो दरअसल आदित्य का जॉब यहाँ के आसपास के शहरों में लगा है। सच में अंकल जी, तो कृपा भी साथ आ रही है। कुछ दिन इसी बहाने अपने ससुराल में भी रह लेगी और कुछ दिन हमारे साथ भी। ओह ग्रेट, वाओ, ये तो सच में बहुत ही अच्छी न्यूज है। इस बात पर तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनती है और हम अभी बना कर लाते हैं, बीना ने कहा। तो राधिका ने कहा कि अरे बेटा, अभी तो कॉलेज से थक हार कर आई हो, तुम यहीं बैठो, मैं बना कर लेकर आती हूँ। बीना कहाँ मानने वाली थी। अरे नहीं आंटी जी, हम बस 2 मिनट में लाते हैं बनाकर, आप बैठिए। इतना कहकर वो अंदर किचन की तरफ चली गई और उसके वहाँ से जाते ही धीरज वहाँ से, जो अब तक कभी इधर से तो कभी उधर से चोरी छुपके बीना को निहार रहे थे, एक कॉल अटेंड करने के बहाने वहाँ से उठकर भीतर चला आया और उसके जाते ही सबके चेहरे पर फिर से एक स्माइल आ जाती है, पर कोई किसी से कुछ कहता नहीं। बिना चाय का पानी चढ़ाकर फ्रिज में से अदरक लेकर जैसे ही पीछे मुड़ती है तो अपने बिल्कुल पीछे धीरज को खड़ा देख बिल्कुल ही घबरा गई और उसके हाथ से अदरक नीचे गिर गई। तुरंत अदरक उठाकर एक और जाने के लिए बढ़ी तो धीरज ने अपने हाथ से उसका रास्ता रोक लिया। किसी मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ से निकलने लगी तो धीरज ने दूसरे हाथ से भी वही किया। बीना धीरज के दोनों हाथों के बीच खड़ी थी और धीरज जी बीना को निहार रहे थे। हमें चाय बनानी है, सब बाहर वेट कर रहे हैं, बीना ने कहा। तो धीरज ने कहा, और जो मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा था वो तो इतनी देर से आई और मेरे पास वाली चेयर पर बैठी भी नहीं, और तो और एक बार भी मेरी तरफ देखा तक नहीं आपने। धीरज ने आखिर अपनी नाराजगी जाहिर कर ही दी। बिना बोले कि हम ऐसे कैसे आपके साथ बैठ सकते थे के सामने, और सभी लोगों के सामने आपको देख भी नहीं सकते थे हम। अच्छा वैसे अब यहाँ कौन है? अभी भी तो आप हमारी तरफ नहीं देख रही हैं। धीरज बीना की तरफ हल्का सा झुकते हुए बोला। बीना वहाँ से किनारे हट गई और पतीले में चाय पत्ती अदरक कूट कर डाल दिया। धीरज प्लेटफॉर्म से टिक कर उसे ही देख रहा था। चाय उबल गया तो चाय छान लिया बीना ने। धीरज ने उसके कंधे पर अपना ठुड़ी टिकाकर और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लाइए मैं चाय छानने में आपकी हेल्प कर दूं। और वो बीना का हाथ पकड़कर चाय छानने लगता है। आप ना किसी दिन हमारा हार्ट फेल कर देंगे, बीना कहती है। अच्छा, मैं ऐसा क्या करता हूँ कि आप ऐसा बोल रही हैं? धीरज ने उसके नाजुक कंधों पर अपनी ठुड़ी को और कस के दबाते हुए कहा, ये जो आप अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं ना, एकदम से, तो बस इतना कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। अच्छा, लेकिन मैं क्या करूं? आप मेरे सामने आते ही नहीं हो तो मुझे ही आपके सामने आना पड़ता है। आते भी हो तो नजरें नीचे किए रहते हो। अब ये बेचारा दिल क्या करे, ये एकदम से बेकरार हो जाता है आपको देखने के लिए, तो फिर आना पड़ता है। वैसे मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। आफ्टर ऑल आप इस शहर की बेस्ट सर्जन की जान है। आपके लिए तो हमारी जान हाजिर है। दिल, गुर्दे, फेफड़े, लीवर, किडनी सब। धीरज ने कहा तो बीना खुद को हंसने से रुक नहीं पाई और चाय की ट्रे उठाते हुए बोली, चाय पी लीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। धीरज हल्की सी मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे चढ़ पड़ा। दोनों को चाय लाता देखकर सब मुस्कुरा दिए, क्योंकि धीरज भी अपने फोन को कानों से सटाए चले आ रहे थे। दादी ने कहा कि धीरज, बड़ी लंबी फोन कॉल थी, कब से बात कर रहा है, चल बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले चाय पी ले। सब हंसती है और धीरू जी झेप गए। उन्होंने चाय पीते हुए कहा कि अरे नहीं दादी, सच में हॉस्पिटल से कॉल था। वो मैं डॉक्टर वसीर को आते समय अपने भर्ती किए हुए सभी की डिटेल बता रहा था, क्योंकि मेरे जाने के बाद उनकी ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी ना, वो केस उन्हें हैंडल करना था। धीरू ने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। पापा ने कहा, अरे भाई ठीक है, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, और एक बार फिर से वहाँ पर हंसी गूंज गई। धीरू जल्दी से अपनी चाय खत्म करके वहाँ से निकल लिया और बीना होत न जाने कब तक चुपचाप खड़ी रही। तो माँ ने कमान संभालते हुए कहा कि आप दोनों भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, क्यों परेशान करते रहते हैं। इसी तरह लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है।
न तो बीना के घर से कोई फ़ोन कॉल आता है और न ही उसे इस बात को पूछने के लिए घर पे फ़ोन करती है। कुछ दिनों के लिए ही सही कृपा आ जाती है, पर इस बार वो पहले की तरह नहीं रह पाई थी। ससुराल पास में होने की वजह से उसका पूरा टाइम ससुराल से मायके और मायके से ससुराल आने जाने में ही बीत गया। हालांकि दादी और माँ ने कहा था कि वो अपने नई नई ससुराल पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, पर आप लोग को तो पता ही है ना कि लड़की अपने मायके का मोह कभी नहीं छोड़ पाती, लाख ससुराल कितना ही अच्छा क्यों ना हो। खैर, एक हफ्ते बाद फिर से आने को बोलकर कृपा वापस आदित्य के साथ दिल्ली लौट गई। सब अपने काम में फिर से बिजी हो गए। दिसंबर लास्ट महीना चल रहा था और बच्चों के होम प्रैक्टिकल शुरू हो चुके थे और बीना जी कॉलेज में फिर से बिजी हो गई। एक दिन जब वो कॉलेज में थी तभी उसका फोन बजा और उस पर भाभी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था और उसने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव किया और उधर से भाभी की आवाज ने बीना के चेहरे पर डर और आश्चर्य से चिंता के भाव भरा है। कुछ देर तक बात करने के बाद उसने फोन काट दिया। अपने लैब में खाली पड़ी चेयर पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली